माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में कि बेस्ड है हमारे बैलेंसिंग द अकाउंट पर। हमने अभी तक सीखा है कि लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर के अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब उस अकाउंट को जब हम बना लेते हैं तो उसमें एक बात आती है कि उसको बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंस कैसे किया जाता है वो ही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाया है एक कैश अकाउंट। मैंने इसमें डेट का कॉलम नहीं लिखा है क्योंकि मुझे अभी आपको केवल बैलेंसिंग कैसे किया जाता है वो सिखाना है, ठीक है। बाकी डेट का कॉलम एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है। तो मैंने आपके सामने बनाया है कैश अकाउंट। पहले मैं समझाता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या एंट्री करी है। सबसे पहले यहाँ लिखा है बैलेंस बीडी। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है किसका, हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं यानी कैश का, उसे अपन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। और किस नाम से लिखते हैं? बीडी, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी आगे लाया गया है बैलेंस एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद तो ये 4,000 रुपये थे। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ लिखा है सेल्स अकाउंट और आगे लिखा है 10,000, यानी हमने कैश में सेल करी थी जिससे 10,000 रुपये हमारे पास आए थे। नेक्स्ट हमने क्या किया, महेश अकाउंट लिखा है और यहाँ लिखा है 15,000। इससे हम क्या समझे कि हमें 15,000 रुपये महेश से मिले थे। किस बात के, वो अभी मतलब नहीं है। फिर यहाँ लिखा है परचेज अकाउंट। अब ये कैश अकाउंट है यानी एसेट है मेरी। जो बैलेंस क्रेडिट साइड में होंगे वो यानी कि कैश जाने वाले होंगे, क्योंकि एसेट कम होगी तो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। परचेज किया है हमने, कैश में ही किया है, जब भी कैश अकाउंट में लिखे हैं 7,000, यानी 7,000 रुपये गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है कितना, 5,000 रुपये। तो यानी ये मेरे सामने एक अकाउंट बना हुआ है। अब जब हमारा टाइम पीरियड एंड हो जाता है, मान लीजिए मैं ये एक महीने का बना रहा हूँ और महीने का एंडिंग आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसको बैलेंस करना पड़ता है। अब वो बैलेंस करने का क्या तरीका है, देखिए। सबसे पहले तो आप एक एक दो दो लाइन छोड़कर दोनों तरफ ऐसे ब्लॉक बना लो, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि इस साइड में अमाउंट ज़्यादा है या इस साइड में अमाउंट ज़्यादा है। जिस भी साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा उसका टोटल सबसे पहले किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ का टोटल करता हूँ तो ये 7 और 5 12,000, 12,000 रुपये टोटल आ रहा है। लेकिन यहाँ 12,000 लिखने से पहले मैं इस साइड को चेक करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ ज़्यादा टोटल आएगा वो सबसे पहले लिखना है। यहाँ का अगर मैं टोटल करूँगा तो 4,000 प्लस 10,000 यानी 14 और प्लस 15 यानी 29,000। अब यहाँ आ रहा था 12,000, यहाँ आ रहा है 29,000, तो यानी 29,000 बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 29,000 और यहाँ भी लिख लूँगा मैं 29,000। अब मुझे इनको बैलेंस करना है, तो इनका टोटल तो आ रहा है 29, यहाँ भी टोटल आना चाहिए 29, लेकिन इन दोनों का तो आ रहा है टोटल 12,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 29,000 का टोटल आ जाए, मुझे यहाँ पर 17,000 और लिखना पड़ेगा। वापस समझिए, दोनों साइड में से हम देखेंगे कि किसका ज़्यादा टोटल आ रहा है। यहाँ का मैंने किया था तो इनका 12,000 ही आ रहा था, फिर मैंने यहाँ किया तो यहाँ 29,000 आ रहा था, तो 29,000 मैं दोनों जगह पर लिख दूंगा। उसके बाद जो बैलेंसिंग करने वाला मेन काम है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ 29,000 का टोटल आना चाहिए, लेकिन अभी कितने का आ रहा है 12,000। तो कितने और मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, यहाँ लिखने पड़ेंगे मुझे 17,000, तब इन दोनों का टोटल यानी इन तीनों का टोटल आ जाएगा 29,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 17,000। अब उसके आगे क्या लिख देना है मुझे, बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस के आगे लिखते हैं BD, क्लोजिंग के आगे लिखते हैं CD। और इसी चीज़ को कहा जाता है अकाउंट को बैलेंस करना, यानी दोनों का टोटल बराबर लगा देना और पता कर लेना कि किस साइड में बैलेंस कम बच रहा है और वहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट लिखकर उसको बैलेंस कर देना। ये चीज़ कही जाती है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। यहाँ पर एक बात आप ये समझिएगा कि एक्चुअल में हमने 17,000 रुपये यहाँ लिखे हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे डेबिट साइड जो थी वहाँ पर 17,000 रुपये ज़्यादा थे और यहाँ पर 17,000 रुपये कम थे, तो हमने दोनों को बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर 17,000 रुपये लिखे हैं, वरना एक्चुअल में तो 17,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा बोल रहे थे। ठीक है, हमने समझा कि यहाँ 29,000 का टोटल आ रहा था, यहाँ पे केवल 12,000 का टोटल आ रहा था।
यानी यहाँ की तुलना करें यहाँ से तो यहाँ 17,000 रुपये हमारे पास ज़्यादा बोल रहे थे। कहाँ बोल रहे थे? डेबिट साइड में। और यहीं से आप लोग एक रूल ध्यान रख लीजिए कि जो भी एसेट होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है। हमने यहाँ लिखा है बैलेंस सीडी, यानी ये बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई ये बैलेंस 17,000 तो क्रेडिट साइड में लिखा है और कैश एक एसेट है, तो फिर ये वाली लाइन कैसे सही हुई कि एसेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि डेबिट शेष है। वो कैसे हुआ? उसका लॉजिक है ये कि यहाँ जो 17,000 हमने लिखा है वो तो केवल ये टोटल मैच कराने के लिए लिखा है। एक्चुअल में जो ये 17,000 हैं वो यहाँ पर एक्सेस बोल रहे थे, यानी यहाँ का टोटल था 29,000 और 12,000। तो कहाँ अमाउंट ज़्यादा था, यहाँ या फिर यहाँ? यहाँ ज़्यादा था। और कितना था? 17,000। वो तो मुझे ये दोनों टोटल बराबर करने हैं, इसीलिए मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। वरना अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ 17,000 रुपये ज़्यादा बोल रहे हैं। और वही मैंने कहा कि एसेट का डेबिट बैलेंस हमेशा बचता है। ये बात आप याद रखिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने एक और अकाउंट बनाया है, परी अकाउंट। ये परी ना तो पापा की परी है ना ये हूर की परी है। ये एक हमारे लिए सप्लायर है जिससे कि हम माल को खरीदते हैं, ठीक है। तो हमने उसका अकाउंट बनाया है परी अकाउंट। तो हमने क्या करा है, इसका जब अकाउंट देखा तो यहाँ पर दो परचेज़ हुई हैं हमारी, जो कि एक तो हुई है 50,000 रुपये की, एक हुई है 20,000 रुपये की। अब ये परचेज़ इस तरफ क्यों आई है, जो बिगिनर्स हैं उनको समझने के लिए एक पुरानी वीडियो है, पुरानी नहीं मतलब इससे पहले वीडियो डाली थी मैंने जहाँ पर लेजर पोस्टिंग समझाई थी। वहाँ पर ये चीज़ समझाई गई थी कि भाई किस तरीके से अकाउंट में कोई चीज़ यहाँ लिखी जाती है या फिर यहाँ लिखी जाती है। तो आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको डाउट है कि यहाँ परचेज़ क्यों आया है और यहाँ कैश क्यों आया है, ठीक है। अभी हम यहाँ की बात करते हैं। तो ये अकाउंट शो करता है कि जो परी था, परी थी, उससे हमने परचेज़ करी थी और दो परचेज़ करी। पहली परचेज़ करी हमने 50,000 रुपये की और दूसरी परचेज़ करी है हमने 20,000 रुपीज़ की। और उसके बदले में हमने जो उसको पेमेंट किया है, यानी परी को जो कैश का पेमेंट किया गया है वो 30,000 रुपये ही पेमेंट किया गया है। और अब हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है, इस अकाउंट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले वही वाला दो बना लो बॉक्स, यहाँ बॉक्स बना लिया, यहाँ बॉक्स बना लिया। अब टोटल लगाना है हमें, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड के टोटल को दोनों जगह पर लिख देंगे। यहाँ का टोटल लगाते हैं तो केवल 30,000 ही यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ देखने पर पता पड़ जाता है कि यहाँ का टोटल करूँगा तो 70,000 आएगा, जो कि 30,000 से ज़्यादा है। तो मैं दोनों जगह पर लिख दूँगा 70,000। अब यहाँ पर अमाउंट कम पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ का टोटल आ गया 50, 20, 70,000, यहाँ केवल 30,000 है। तो यहाँ का भी टोटल 70 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 40,000 रुपये लिखने पड़ेंगे। अब 40,000 रुपये लिख दिए हैं तो उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बैलेंस बीडी नहीं आया है, इससे हम क्या समझेंगे कि ये जो परी है इसका पहले से कोई हमारे साथ ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका नया ट्रांजैक्शन जो हुआ है सीधे हमने परचेज़ करी है, वो हमने एंट्री यहाँ करी है। अगर ये पहले से कुछ इसका अमाउंट होता तो उसे हम बैलेंस बीडी करके लेकर आते, लेकिन पहले से कोई उसका अमाउंट ही नहीं है हमारा। तो अभी अभी इससे नया कॉन्टैक्ट बैठा है और इसने हमसे परचेज़ करी है 50,000 और 20,000 की, और हमने इसको पैसे दे दिए हैं 30,000 रुपये। तो हमारा जो बैलेंस बचा वो कितना बचा है, 40,000 रुपये, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। ये जो हमने प्रोसेस करी है ये तो हो गया इसको बैलेंस करना, दोनों साइड का टोटल आ गया 70,000 रुपये। यहाँ पर 40,000 कम पड़ रहे थे वो लिख दिए और उसके सामने लिख दिया बैलेंस सीडी, यानी ये जो बैलेंस है ये आगे ले जाया जाएगा, कैरिड डाउन, ठीक है। अब इसको समझ लें एक बार अकाउंट को। देखिए परी अकाउंट है, अब अगर नॉर्मल कोई इंसान है तो या तो वो हमारे लिए डेटर होगा, यानी हम उससे पैसा मांगते होंगे, या फिर वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा, यानी वो हमसे पैसा मांगता होगा। अब ये परी है, इससे हमने परचेज़ करी है, ठीक है। अब परचेज़ के साथ में जब भी नाम आता है तो सीधी सी बात है वो परचेज़ उधार में करी जाती है। अगर ये वाली मैं इसकी जनरल एंट्री करूँ इस 50,000 की, तो मैंने जनरल एंट्री क्या करी होगी, परचेज़ अकाउंट तो मैंने डेबिट किया होगा और 2 किया होगा मैंने परी अकाउंट।
तभी जाकर जब मैं परी का अकाउंट बना रहा हूँ तो ये बाय साइड में आ रही है मेरी परचेज़, और ये वाली को हम कहते हैं बाय साइड, इसीलिए परचेज़ यहाँ आ गया है। अगर ये मैं इसको परी यानी कि उधार में नहीं कर कर कैश में परचेज़ करता तो ये एंट्री हो जाती परचेज टू कैश, और फिर ये जो परचेज है ये आता कैश अकाउंट में। लेकिन अभी परी के अकाउंट में आया ये परचेज, यानी कि यहाँ पर नाम था परी, और यानी कि हमने उधार में परचेज करी थी, ठीक है ना। यानी सिनेरियो हमें बता रहा है कि परी जो है वो हमारे से पैसा मांगती है कितना, 70,000, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है 2 बार, और टोटल 70,000 रुपये का हमने उससे गुड्स खरीदा है। बदले में हमने उसको पैसे कितने दे दिए, केवल 30,000 रुपये। तो 40,000 रुपये वो अभी भी हमसे मांगती है। अब कोई इंसान हमसे पैसा मांगता है तो वो डेटर होगा या क्रेडिटर, वो होगा आपका क्रेडिटर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं लेनदार, और ये होती है हमारी लाइबिलिटी। ये होती है हमारी लाइबिलिटी यानी हमारा दायित्व। और जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि एसेट का तो डेबिट बैलेंस बचता है, उसी तरीके से एसेट की उल्टी होती है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बचेगा। अब कैसे, समझो। इसमें बैलेंस बचा है 40,000, जो कि मैंने लिखा है बैलेंस सीडी। आप कहोगे सर बैलेंस तो डेबिट साइड में लिखा है, और परी अगर क्रेडिटर है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। तो आप कह रहे हो कि लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो ये डेबिट में क्यों लिखा है। तो मैं फिर वही पुराना वाला लॉजिक बताऊंगा कि भाई यहाँ का अमाउंट देखो एक्चुअल में कितना है, यहाँ का अमाउंट है 70,000, और यहाँ का अमाउंट था कितना, केवल 30,000। ये तो हमने दोनों का टोटल मैच कराने के लिए यहाँ पर 40,000 लिख दिया था, वरना वास्तव में एक्सेस बैलेंस कहाँ पर था, कौन सी साइड में था। तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, एक्सेस बैलेंस जो था वो यहाँ था। कितना था, 30,000 से ऊपर का कितना बैलेंस था, यहाँ 40,000। वो तो मैंने केवल मैच कराने के लिए यहाँ पर लिखा है 40,000, वरना एक्चुअल में जो एक्सेस अमाउंट है वो है मेरा क्रेडिट साइड में, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। वो तो उसको लिखते हैं ऑपोजिट साइड में। अगर किसी का बैलेंस यहाँ लिखा है ना तो समझ लीजिए वो क्रेडिट बैलेंस है, और किसी का बैलेंस सीडी यहाँ लिखा है तो समझ लीजिए वो डेबिट बैलेंस है। तो ये जो प्रोसेस हमने समझा है यही होता है आपका बैलेंसिंग करना किसी अकाउंट को, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। यहाँ मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है बैंक अकाउंट का। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि बैंक अकाउंट हमारी एसेट होगी या हमारी लायबिलिटी होगी। तो बैंक अकाउंट हमारी होती है एसेट। जिस तरीके से कैश हमारी एसेट होती है वैसे ही बैंक हमारी, या फिर बैंक में जो अकाउंट होता है वो हमारी एसेट होती है। तो मुझे इस अकाउंट को देखकर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ओपनिंग बैलेंस था, यानी मेरे बैंक में पहले से अमाउंट पड़ा हुआ था वो था 10,000 रुपये। तो मैं उसको ओपनिंग बैलेंस मैंने दिखा दिया कि भैया बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है वो 10,000 रुपये है, यानी इतना बैलेंस तो मेरे पास बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है रमेश अकाउंट, यानी कि ये कहता है कि भाई रमेश से बैंक में 5,000 रुपये आए हैं, यानी रमेश जो है उसने मेरी बैंक में 5,000 रुपये डाल दिए हैं। इसको समझने का तरीका पहले मैं समझा चुका हूँ, पर फिर एक बार समझ लीजिए। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा था ये वाली साइट होती है टू साइड, तो बैंक टू रमेश। तो बैंक हमारी एसेट है, बढ़ी तो इसको डेबिट किया गया। तो इस ट्रांजैक्शन को देखकर पता समझ आ गया कि बैंक में पैसा आया है, 5,000 रुपये आए हैं, ठीक है। ये जनरल एंट्री से मैंने आपको और समझा दिया। अब दूसरी तरफ अगर अमाउंट लिखा है तो वो सीधी सी बात है कि बैंक से पैसा गया है, यानी बैंक से हमने पेमेंट किया है मोहन को 6,000 रुपये। अब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा दोनों तरफ लगा देंगे बॉक्स। उसके बाद हम देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है। यहाँ का तो 6,000 आ रहा है, यहाँ का आ रहा है 15,000, तो मैं दोनों जगह पर लिख दूंगा 15,000, यहाँ भी 15,000। अब मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पर 6,000 का ही अमाउंट है तो कितना अमाउंट यहाँ लिखूँ ताकि 15,000 हो जाए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 9,000 रुपये। और अब दोनों का टोटल करेंगे तो 15,000 रुपये हो रहा है। और इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। ये हो गया आपका बैलेंसिंग अकाउंट। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इस बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, तो दो तरीके हैं समझने के।
पहला तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ बैलेंस लिखा है तो यानी कि वो डेबिट बैलेंस है, ये सॉरी क्रेडिट साइड है, यहाँ बैलेंस लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो ये 9,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट बोल रहा है, ये 15,000 है और यहाँ पर वास्तव में टोटल कितना था 6,000, यानी यहाँ पर 9,000 रुपये ज़्यादा थे। वो तो हम बराबर करने के लिए हमने इस साइड लिख दी, यानी कि ये 9,000 जो है ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हाँ डेबिट बैलेंस है, यानी बैंक हमारी एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब थोड़ी सी कंडीशन अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रांजैक्शन था बीच में, वो हम लोग भूल गए और अब हमें याद आ गया। वो ट्रांजैक्शन क्या कहता है? वो ट्रांजैक्शन कहता है कि एक कोई सुरेश भी था और उसको पेमेंट किया था हमने 10,000 रुपये का। ठीक है, अब इस अकाउंट को देखकर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास बैंक में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये रमेश से आए हमारी बैंक में, फिर मोहन को हमने 6,000 रुपये दिए हैं और फिर हमने सुरेश को 10,000 रुपये दिए हैं। कैसे? बैंक के थ्रू, बैंक का अकाउंट है ऊपर, यानी ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक से ही हुए हैं। अब हमें इसे बैलेंसिंग करना है, तो सबसे पहले वापस से वही चीज़ बना लीजिए, 2 बॉक्स। अब हम देखेंगे कहाँ का टोटल ज़्यादा है। यहाँ का टोटल करते हैं तो 15,000 आता है, दोनों साइड लिख सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत देखूंगा कि भाई यहाँ का तो 16,000 आ रहा है और हमारा नियम है कि जहाँ ज़्यादा टोटल आता है उसे दोनों तरफ लिखते हैं। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा 16,000 और यहाँ भी मैं लिखूँगा 16,000। अब यहाँ पर केवल 15,000 ही टोटल आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 1,000 रुपये और यहाँ मैं लिख दूँगा बैलेंस CD। ठीक है, उल्टा हो गया पिछली बार से, तो पहले आ रहा था बैलेंस CD यहाँ पर, अब हमने कुछ खेल खेल दिया जिससे बैलेंस CD आ गया यहाँ पर। तो कैसे हुआ ये? बैलेंस BD तो उसी साइड है, बैलेंस CD भी उसी साइड आ गया, ये कैसे हुआ भाई? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि इस कंडीशन में अब ये बैंक अकाउंट जो है इसका डेबिट बैलेंस बचा है या क्रेडिट बैलेंस बचा है? यहाँ का टोटल था 16,000 रुपये और यहाँ का था 15,000 रुपये, तो यहाँ एक्सेस में 1,000 रुपये थे, तो यानी इस कंडीशन में बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस बचा है। अब यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि भैया बैंक जो है वो हमारी एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस बचता है। पिछली बार हमने समझा भी था अभी 2 मिनट पहले ही। तो यहाँ ये क्या गड़बड़ी हुई कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस बच गया। अब अगर ये क्रेडिट बैलेंस बच गया तो हम इसको एसेट तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एसेट का तो नियम है कि उसका तो डेबिट बैलेंस बचेगा। तो ये वाली कंडीशन जो आपके सामने आई है ना, ये आई है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन। देखिए प्रैक्टिकली समझिए इस चीज़ को कि ये अकाउंट क्या कहना चाह रहा है। ये अकाउंट कहना चाह रहा है कि आपके पास शुरू में थे 10,000 रुपये, फिर आपके पास 5,000 रुपये और आए हैं, यानी इस तरीके से आपके पास हो गए 15,000 रुपये। ये 1,000 तो बाद में लिखें, इसको भूल जाओ अभी। फिर ये कह रहा है अकाउंट की 6,000 हमने इसमें से पेमेंट कर दिया, किसको? मोहन को, और 10,000 रुपये हमने और पेमेंट कर दिया, किसको? सुरेश को। तो आपके पास थे तो 15,000 और आपने पेमेंट कर दिया 16,000 का। तो ऐसा कैसे संभव है कि मेरे पास पैसे तो 15,000 ही हैं लेकिन मैं दे 16,000 रुपये रहा हूँ? तो ऐसा इसीलिए संभव है कि एक सुविधा होती है हमारे पास जो कि होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको समझाया था जब मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज समझा रहा था। बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी लाइबिलिटी। वो कैसे होती है कि अगर मेरी बैंक में 10 रुपये पड़े हुए हैं और मैं बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुझे 12 रुपये की ज़रूरत है, तो बैंक मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है और कहती है ठीक है तुम 12 रुपये निकाल लो। अब थे तो मेरे पास 10 रुपये, मैंने बैंक से निकाल लिए 2 रुपये ज़्यादा, तो जो 2 रुपये ज़्यादा निकाले हैं ना वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। किस नाम से बनती है? बैंक ओवरड्राफ्ट से। वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई ये 2 रुपये मेरे हैं नहीं, बैंक ने तो मुझे दे दिए कि ठीक है अभी अपना काम चलाओ, ये 2 रुपये वापस मैं बैंक में बाद में जमा कराऊंगा। तो वही सिनेरियो यहाँ हुआ है। 15,000 थे मेरे पास बैंक में, 6,000 पेमेंट करें तो 9,000 रुपये बचे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बैंक हमारी एसेट में ही चल रही है। अब जब 10,000 रुपये का पेमेंट कर दिया तो 1,000 रुपये बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट दिया, तब जाकर मैं इस 10,000 का पेमेंट कर पाया हूँ। यानी यहाँ पर 1,000 जो माइनस का बैलेंस बचता हुआ दिख रहा है आपको, वो मुझे बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा बाद में।
इसी कारण से जब यहाँ पर ये 1000 रुपये बैलेंस आ गया तो ये जो बैंक अकाउंट था ना, जो एसेट थी, ये कन्वर्ट हो गया अब लाइबिलिटी में, ये चेंज हो गया अब बैंक ओवरड्राफ्ट में। ठीक है, और इसी कारण से बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाने के कारण, यानी लाइबिलिटी बन जाने के कारण, अब इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। यहाँ बैलेंस लिखा है यानी कि वो क्रेडिट का बैलेंस है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं यानी वो डेबिट का बैलेंस होता है। तो बस यही वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा एसेट का, कैश का, फिर मैंने आपको परी का एग्जांपल दिया जिससे लाइबिलिटीज समझ आ गई, और फिर मैंने बैंक का एग्जांपल दिया जो कि हमारी एक तरीके से एसेट तो होती ही है, लेकिन जब हम बैंक से अपने अमाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो फिर वो ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है। बैंक तो हमारी एसेट है, अगर 10,000 रुपये बैंक में पड़े तो वो हमारी एसेट साइड में आएगा, लेकिन हम बैंक से 11,000 रुपये निकाल लेते हैं तो जो एक्सेस का 1,000 अमाउंट है ना, वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। और वही चीज़ यहाँ हुई है, ये 1,000 रुपये अब दिखाए जाएंगे कहाँ पर, लाइबिलिटी में। किस नाम से? बैंक ओवरड्राफ्ट नाम से, और इसीलिए ये आ गया है यहाँ डेबिट साइड में। लेकिन ये बैलेंस कौन सा बच रहा है? क्रेडिट बैलेंस। और किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो हमारी लाइबिलिटी होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपके समझ में आई होगी। सिंपल सा छोटा सा चीज़ थी, मैंने 2-3 एग्जांपल ले लिए, इसीलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी बन गई, वरना इसमें कोई लंबी बनने वाली वीडियो नहीं थी। पर आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।